नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, जिसमें अभी प्राचीन इतिहास की चर्चा हो रही है। तो प्राचीन इतिहास में दोस्तों पहला अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें क्या पहला अध्याय हम लोगों का है, इतिहास जानने के साधन। तो इतिहास जानने के साधन पे दोस्तों हम लोगों को जो धार्मिक साहित्यों पे चर्चा कर रहे हैं। तो धार्मिक साहित्य में दोस्तों कौन कौन से साहित्य आते हैं? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो दोस्तों हम लोग वैदिक साहित्यों पे चर्चा कर चुके हैं। आज का हम लोगों का अब सेगमेंट जो चल रहा है वो बौद्ध साहित्य है। और दोस्तों जो लोग इतिहास से JRF क्वालिफाई है, तो वो इतिहास से ना देके बुद्धा, जैन एंड गांधीयन एंड पीस से भी UGC नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म हम लोग बहुत विस्तार से बौद्ध साहित्यों की चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बौद्ध साहित्य हैं, तो धर्म सिद्धांत बौद्ध साहित्य की चर्चा करेंगे। और धर्म सिद्धांत बौद्ध साहित्य क्या होते हैं वो भी हम लोग आगे जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ भी क्विज वगैरह चलती है, तो वहाँ से वो फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधे सीधे बौद्ध साहित्य, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो सबसे ये पहला तो प्रश्न यही है कि बौद्ध साहित्य कैसे लिखे गए। तो दोस्तों सबसे बौद्ध साहित्य जो स्टार्टिंग में लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए, और पाली के बाद दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो जब तक बौद्धों की पाली भाषा रही तब तक बौद्ध धर्म का विकास होता रहा। जब जैसे ही बौद्ध धर्म की भाषा क्या बनी, संस्कृत, वहीं से बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। ये सब हम लोग डिटेल से कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। जब हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो ये इसकी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे बौद्ध ग्रंथ। तो दोस्तों पहला तो यही है कि जो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए, तो आपको याद रखना है पाली भाषा में। और ये इंपॉर्टेंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है कि त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो किसने किया? बुद्धिस्ट इंडिया में हुई। ये बुद्धिस्ट इंडिया क्या है, एक किताब है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? रिच डेविड और बुलर। तो आपको ये भी याद रखना है कि रिच डेविड और बुलर ने बुद्धिस्ट इंडिया लिखी, और इसी में सबसे पहले त्रिपिटक का जिक्र हुआ। दोस्तों त्रिपिटक कौन कौन से हैं इनकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ऐसे ऐसे प्रश्न निकलेंगे कि लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिच डेविड और बुलर ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि जो बौद्ध साहित्य हैं, ये आपको याद रखना है कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ सामान्यतः सामान्य दृष्टिकोण से दो श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर एक धर्म सिद्धांत, और दूसरे में धर्म सिद्धांतर। धर्म सिद्धांत में क्या दोस्तों आता है, जिसमें बौद्ध धर्म के धर्म की बात की गई है। और धर्म सिद्धांतर बौद्ध साहित्य कौन होंगे? जो धर्म से हटकर जिसमें बात की है, जो नागार्जुन, अश्वघोष, बुद्ध घोष, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन पे धर्म सिद्धांतर में बात करेंगे। तो दोस्तों इस सेगमेंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि धर्म सिद्धांत बौद्ध साहित्य कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आते हैं कि धर्म सिद्धांत बौद्ध साहित्य में कौन आते हैं? त्रिपिटक। और त्रिपिटक क्या है, आगे हम लोग फ्लो चार्ट में डिटेल से समझेंगे। आपके लिए इसमें एक फ्लो चार्ट भी बनाया गया है। दोस्तों पहले त्रिपिटक के बारे में जान लेते हैं कि बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगीर में बुलाई गई प्रथम भिक्षुओं की परिषद, और बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में बुलाई गई द्वितीय बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक का पाठ किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि बौद्ध समितियां जो पहली और दूसरी हुई उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का पाठ किया जाता है। और दोस्तों सुत्त पिटक और विनय पिटक से रिलेटेड अभी हम लोग पाई चार्ट से सब कुछ आगे समझेंगे। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के काल में बुलाई गई तृतीय बौद्ध संगीत तक इसका संकलन जारी रहा। दोस्तों ये जो त्रिपिटक है, ये इसके अनुसार जो ये विनय पिटक और सूत पिटक का ये संकलन कब तक जारी रहा? ये तृतीय बौद्ध संगीत तक जारी रहा। आपको ये भी याद रखना है कि इस प्रकार पाली त्रिपिटकों की संकलन काल क्या है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि पाली त्रिपिटकों की पहली बार कब लिपिबद्ध किया गया। एग्जाम में पूछा गया है, लोगों का अच्छे लोगों का गलत हो गया। तो पाली त्रिपिटकों को पहली बार कब लिपिबद्ध किया गया? 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में
किस किस शासक की देख रेख में त्रिपिटकों का पहली बार लिपिबद्ध किया गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला। दोस्तों ये श्रीलंका के शासक थे बत्तगामनी। तो इनका आपको नाम याद रखना है। इन्होंने बत्तगामनी, ये जो त्रिपिटक लिखे गए, इनका संकलन दोस्तों कब हुआ, पहली बार लिपिबद्ध कब किया गया? तो पहली शताब्दी में त्रिपिटक लिपिबद्ध हुए। किसके शासनकाल में? बत्तगामनी। बत्तगामनी कहाँ के राजा थे? श्रीलंका। तो दोस्तों आपको ये इस स्लाइड में क्या याद रखना है? बुद्धिस्ट इंडिया के लेखक याद रखने हैं। सबसे पहले पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, धर्म सिद्धांतर। और धर्म सिद्धांत बौद्ध साहित्य कौन है? पहले त्रिपिटक है। त्रिपिटकों के बारे में आपको ये प्रश्न याद रखने हैं। और ये जो त्रिपिटक के सबसे पहले लिपिबद्ध कब किया गया? तो श्रीलंका के शासक बत्तगामनी। अब हम लोग दोस्तों फ्लोचार्ट के हिसाब से समझते हैं। तो दोस्तों पहले होते हैं त्रिपिटक। तो त्रिपिटक की सबसे पहले शब्द की व्याख्या कहाँ की गई है? रिच डेविड और बुलन ने कहाँ की है? बुद्धिस्ट इंडिया। अभी हम लोग पिछली स्लाइड में चर्चा किए गए। तो उन्होंने ये त्रिपिटक को किस तरीके से विभाजित किया? उन्होंने कहा त्रिपिटक, तीन पिटक। पिटक मतलब पिटारा। पिटारा किसका? ज्ञान का पिटारा। तो उन्होंने कहा ये ज्ञान की तीन टोकरियां हैं। किसने कहा? रिच डेविड और बुलन ने। कौन कौन सी ज्ञान की टोकरियां हैं? नंबर 1 सूत पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक। और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ भी जानेंगे। लेकिन जो यहाँ पे चर्चा हो जा रही है वहाँ पे फिर उनकी चर्चा नहीं होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सूत पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक, इनसे क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चपरासी, खलासी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आज उन प्रश्नों का यही पोस्टमार्टम होगा आज। दोस्तों जो सूत पिटक कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो आपको ये भी याद रखना है कि 3 पिटक हैं और सूत पिटक 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीघ निकाय, नंबर 2 मंजिम निकाय, नंबर 3 संयुक्त निकाय, नंबर 4 अंगुत्तर निकाय, नंबर 5 कुद्दक निकाय। और ये जितने 5 निकायों में बांटा गया है इनसे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी आज ही यही इसी वीडियो में चर्चा होगी। फिर दोस्तों आता है विनय पिटक। विनय पिटक को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? विनय पिटक को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पातिमोक्ष, इसे प्रतिमोक्ष भी कहते हैं। दूसरा सूत विभंग। सूत विभंग 2 भागों में बांटा गया है। फिर एक महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। ये महाविभंग और भिक्षुणी विभंग क्या है, किसे कहते हैं, इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा इसे है विनय पिटक का खंदक। तो खंदक 2 भागों में बांटा गया है, महाभज्ञ और चुल्लभज्ञ। महाभज्ञ क्या होता है, चुल्लभज्ञ क्या होता है, वो भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दीघ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पातिमोक्ष क्या है, सूत विभंग क्या है, खंदक क्या है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो भी चर्चा करेंगे। उसके फिर लास्ट में हम लोग इसी वीडियो में दोस्तों आज ये हम लोग जो बौद्ध ग्रंथ हैं इन्हें 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये 3 वीडियो में कम से कम ये कंटेंट जाएगा। लास्ट में आता है दोस्तों अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक दोस्तों 7 ग्रंथों में बांटा गया है। किसे? विभंग, कथावत्तु, यमक, पट्ठान, युगल पंचात, धातु कथा, धम्म संगड़ी। तो आप लोगों को ये 7 ये भी याद रखने हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधे सीधे पिटक। पहले हम लोग चर्चा करेंगे त्रिपिटक क्या है, इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हम लोग एंट्री मार जाएंगे कि सूत पिटक, सूत पिटक से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे गए हैं। फिर सूत पिटक के ये जो 5 भाग हैं इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीघ निकाय से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, मंजिम निकाय से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, संयुक्त निकाय से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, अंगुत्तर निकाय से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, खुद्दक निकाय से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि त्रिपिटक के कितने संस्करण होते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, घटना चक्र एसएससी सीजीएल वाली में दिया है। त्रिपिटक के कितने संस्करण हैं? तो आपको याद रखना है 3। कौन कौन से? पाली, चीनी और तिब्बती। जो त्रिपिटकों का 3 संस्करण अभी तक हुए हैं, ये पाली, चीनी सहित तिब्बती, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि किस मत की पाली त्रिपिटक सबसे प्राचीन है। तो आपको याद रखना है थेरवाद। दोस्तों थेरवाद क्या होता है हम लोग इसी वीडियो में ये भी जानेंगे। अगला आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस बौद्ध संप्रदाय में बौद्ध धर्म सिद्धांत के साहित्य के कितने अंगों में बांटा गया है। फिर आपसे रिवीजन करता हूँ कि बौद्ध संप्रदाय ने बौद्ध धर्म सिद्धांत के साहित्य को कितने अंगों में बांटा है। तो आप लोग 9 अथवा 12 अंग, अगर 9 एग्जाम में दिया है तो आपको 9 लगाना है, 12 दिया है तो 12 लगाना है। तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इस स्लाइड का लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे सूत निकाय और इनके ये 5 भागों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
तो अब हम लोग चलते हैं सूत्र पिटक से। पहले समझ लेते हैं कि सूत्र पिटक क्या होता है। तो दोस्तों सूत्र पिटक दो शब्दों से बना है, एक तो सूत्र और दूसरा पिटक। पिटक मतलब होता है पिटारा किसका, ज्ञान का। और सूत्र का दोस्तों क्या, सूत्र का मतलब होता है बौद्ध संदर्भ में सूत्र, संस्कृत में सूत्र। जो सूत्र है इसे क्या कहते हैं, ये सूत्र कहते हैं। और ये बौद्ध बौद्ध में क्या हो जाता है, सूत्र। तो जो संस्कृत में ही सूत्र को सूत्र कहते हैं। तो ये क्या है, सूत्र, किसके सूत्र, ज्ञान के सूत्र। इसे ये ज्ञान के सूत्र क्या है, ये धार्मिक अभिनियमों को कहते हैं। ये धार्मिक अभिनियमों किसने दिए, ये बुद्ध ने स्वयं उपदेश के रूप में दिया है। तो आप लोग इसमें क्या कहेंगे, सूत्र पिटक में क्या है कि बुद्ध ने स्वयं जो उपदेश दिए थे उन्हें को ही सूत्र पिटक में कहा गया है। ये सब धार्मिक अभिनियम है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में बुद्ध ने स्वयं उपदेश किस ग्रंथ में दिए हैं, वो किसमें संकलन किया गया है, तो उसका आंसर होगा सूत्र पिटक। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक कौन है, सूत्र पिटक। दोस्तों पिटक कितने हैं, तीन, सूत्र पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक ये हम तीनों हम लोगों की ये स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक कौन है, सूत्र पिटक। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार ये घटना चक्र यूथ कंपटीशन की उसमें अनसॉल्व सॉल्व पेपर में भी है कि बुद्ध ने धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलन किसमें किया, यानी उपदेशों का संग्रह किसमें है, सूत्र पिटक। अभी हम लोग यहाँ भी चर्चा कर चुके हैं बुद्ध ने स्वयं उपदेश किसमें दिए, सूत्र पिटक में। दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध साहित्य में पंच स्कंदवाद और द्वादश निदानों का वर्णन मिलता है। सो सूत्र पिटक में। आपको ये भी याद रखना है, क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आएगा तो लोग अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड होंगे। अब आपको हम लोगों ने भी पिछली स्लाइड में चार्ट से समझा था कि सूत्र पिटक को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, 5 निकायों में बांटा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 5 निकाय भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दीघ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। अब इन सभी निकाय से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनकी अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो आपको पहले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या पूछा जा चुका है कि प्रथम 4 निकाय बुद्ध के उपदेश किस शैली में दिए हैं। तो खुद्दक निकाय को छोड़ के दीघ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय किस शैली में है, वार्तालाप शैली। आपको ये भी नोट करके याद रखना है कि निकाय बौद्ध संस्कृत परंपरा में रचित आगमों जैसे हैं। आगम दोस्तों किसके साहित्य होते हैं, तो जैनों में ये आगम होते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। तो ये बौद्ध संस्कृत परंपरा में एक तरीके का पिटक हो गए। तो आप लोग इसमें क्या क्या याद रखेंगे, ये बुद्ध के स्वयं उपदेश किसमें है, सूत्र पिटक। और सूत्र पिटक क्या है, सूत्र, किसके सूत्र, सूत्र ज्ञान के सूत्र। और इसमें बुद्ध के उपदेश दिए हैं। ये पंच स्कंदवाद और द्वादश निदानों का वर्ण याद रखना है, 5 निकायों के नाम याद रखने हैं। और ये 5 निकायों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सूत्र निकाय का एक भाग है दीघ निकाय। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि यह निकाय किस में आलेखित है। तो दोस्तों ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि निकाय के प्रत्येक सूत्र में महात्मा बुद्ध के संवाद संकलित हैं, किसमें, दीघ निकाय में। तो इसमें ये जितने भी निकाय हैं इसमें प्रत्येक सूत्र में, कैसे दीघ निकाय का जो प्रत्येक सूत्र है उसमें महात्मा बुद्ध के संवाद संकलित हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका आंसर होगा दीघ निकाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा चुका है, खासतौर असिस्टेंट प्रोफेसर का जिन लोगों को एग्जाम देना है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस बौद्ध साहित्य में राजा और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। तो दोस्तों दीघ निकाय में, आप लोगों को याद रखना है। अब आपको इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि राजा का चुनाव होता है। तो ये भी इसका भी आंसर दोस्तों, यानी दीघ निकाय में क्या है, ये राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत भी देता है, ये कहता है कि राजा का चुनाव होता है, किसमें, दीघ निकाय में। सूत्र पिटक में राजा को दोस्तों क्या कहा जाता था, महासम्मत। तो महासम्मत का चुनाव का कहाँ होता था, दीघ निकाय में कहा गया है। आपको ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिगालोबाद सूत्र किसका भाग है। तो दीघ निकाय का भाग है। ये क्लीन बोल्ड हो जाते हैं लोग, सिगालोबाद सूत्र, फिर लोग कहते हैं ये कहीं पढ़ा है मैंने। तो ये किसका भाग है, दीघ निकाय का। आपको ये भी याद रखना है कि अशोक के धम्म के सिद्धांत के गुणों को किससे लिया गया है, सिगालोबाद सूत्र से। ये किसका भाग है, दीघ निकाय का, ये भी याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध के उन उपदेशों का संग्रह किसमें है जिसमें साधारण गृहस्थों में कौन आएगा, उपासक और उपासिका के लिए अनुकरणीय बताया गया है, सिगालोबाद सूत्र। ये रोमिला थापर वगैरह के इसमें काफ़ी विचार वगैरह हैं, हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी समझेंगे।
अभी आपको इसमें यही याद रखना है कि ये राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत और सिगालोबाद सूत्र ये दीघ निकाय का पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे दीघ निकाय से और क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि महापरिनिर्वाण सूत्र का अंतिम भाग क्या है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, दीघ निकाय ये भी पूछा जा चुका है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि बुद्ध द्वारा कुशीनगर में सुभद्र को दिया गया अंतिम उपदेश किसमें है, ये महापरिनिर्वाण सूत्र में है। सुभद्र से उन्होंने क्या कहा था बुद्ध ने, उन्होंने कहा था तथागत तथागत जल्द ही तुम्हारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे विचार, क्योंकि विचार हमेशा नहीं मरते हैं, विचार हमेशा अजर अमर हैं। ये किसने कहा था, बुद्ध ने। कब कहा था, सुभद्र से। और सुभद्र को अंतिम उपदेश जो दिए थे कहाँ है, मरी महापरिनिर्वाण सूत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत क्वेश्चन निकलेंगे, तो आप लोग टाइम निकाल के ये सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम पॉइंट व्यू से सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार ये पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको ये भी याद रखना कि बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का विवरण किसमें मिलता है, तो महापरिनिर्वाण सूत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप दीघ निकाय से कितने क्वेश्चन लगातार निकल रहे हैं इसमें। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो लोग बुद्धा जेन एंड गांधी नेट पीस से यूजीसी नेट का एग्जाम अप्लाई करना चाहें उनके लिए तो ये रामबाण क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार से स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेष पर बनते हैं। इसका उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में मिलता है दोस्तों, तो ये भी महापरिनिर्वाण सूत्र। तो ये महापरिनिर्वाण सूत्र से ये 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, जब बुद्ध नहीं रहे तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्षत्रिय वर्णों में श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय वर्णों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे अपने वंश में दृढ़ आस्था रखते हैं। बुद्ध का यह कथन किसमें मिलता है, तो ये दीघ निकाय का एक भाग होता है अम्बट सूत। तो अम्बट सूत भी याद रखना है। ये क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये दीघ निकाय से देखो आपको ये क्वेश्चन याद तो करने पड़ेंगे ही, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं वो यहाँ पे भी बताते चलते रहे हैं आपको, और जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा और डिटेल से कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। फिर दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस बौद्ध साहित्य में 24 व्यवसाय, 6 बुद्धों और भावी बुद्धों का उल्लेख है। तो दोस्तों ये भी दीघ निकाय। तो दोस्तों दीघ निकाय से ये इतने प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन जो नहीं पूछे गए हैं वो पूछे जाएंगे, तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं मंजिम निकाय। तो हम लोग सुत्त निकाय को पढ़ रहे हैं, उसमें पहला भाग हम लोगों का कौन था, दीघ निकाय। तो जो ये हमारा सूत पिटक, तो सूत पिटक पढ़ रहे हैं, तो सूत पिटक में पहला भाग दीघ निकाय पढ़ लिया है। फिर दूसरा भाग सूत पिटक में हम लोग अब पढ़ेंगे मंजिम निकाय। तो मंजिम निकाय से अभी तक 3 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों क्या क्या पूछे गए हैं, पहला तो यही है कि बुद्ध और महावीर की भेंट का उल्लेख किसमें मिलता है, तो दोस्तों मंजिम निकाय में। आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध और महावीर मिले थे, ये कहाँ लिखा है, मंजिम निकाय में। दोस्तों ये एक मंजिम निकाय से ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध ने धम्म की तुलना बेड़े की उपमा का सहारा लिया है। तो ये भी मंजिम निकाय इसका आंसर होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं, किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध ने धम्म की तुलना में बेड़े की उपमा का सहारा लिया है, ये मंजिम निकाय में। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है, जब हम लोग अभी आपको ये पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी या उससे पहले वगैरह मौर्य वंश वगैरह पहले पढ़ेंगे महाजनपद काल में, तो ये स्टेटमेंट का उल्लेख करेंगे। तो आपसे हम लोग वहाँ पे पूछेंगे कि ये किस निकाय से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये दोस्तों है प्रसेनजीत का यह कथन है, बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी, बुद्ध 80 वर्ष के हैं और मैं भी, अतः हम दोनों समान आयु के हैं। ये किसमें लिखा है दोस्तों, मंजिम निकाय का। और ये स्टेटमेंट प्रसेनजीत ने क्यों कहा था ये हम लोग महाजनपद काल में पढ़ेंगे। तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन आपको मंजिम निकाय से याद रखना है। अब हम लोग अगले भाग सूत पिटक का है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बेसिकली 6-7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और 1-2 इनमें नहीं पूछे गए हैं, वो पूछे जाएंगे। तो पहला तो यही है कि किस बौद्ध साहित्य में एकोत्तरागम कहा जाता है। तो दोस्तों एकोत्तरागम किसे कहा जाता है, अंगुत्तर निकाय को। आपको ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को याद भी होगा, और जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लें कि ये बहुत ही पूछा जाता है। 16 महाजनपदों की उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अगला दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में, जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है, कहाँ लिखा है, अंगुत्तर निकाय में।
ये आप वहाँ कैसे प्रश्न आएगा, जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो आप वर्णित हो जाता है किसमें वर्णित है, मंजिम निकाय में, खुद्दक निकाय में, इस तरीके से ऑप्शन होगा। और एक ऑप्शन होगा अंगुत्तर निकाय, तो इसका आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि बुद्ध के स्वप्न में उल्लेख है कि कैसे 4 दिशाओं से आए 4 वर्णों के पक्षी बुद्ध के चरणों में आकर बैठ गए थे। ये किसमें लिखा है, ये भी अंगुत्तर निकाय में। ये दोस्तों एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और 4-5 आंसर दिए होंगे, आपको लिखना होगा। खास तौर जो लोग बुद्धा जैन एंड गांधीयन एंड पीस से इस बार यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उन्हें तो उनके एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनाथ पिंडक की पुत्र वधू कौन थी, सुजाता, को दिया गया बुद्ध का उपदेश किसमें वर्णित है, ये भी दोस्तों अंगुत्तर निकाय में है। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सुजाता को दिए गए उपदेश में उन्होंने कितने प्रकार की पत्नियों का उल्लेख किया है, तो 7 प्रकार का। देखिए कितने डेप्थ में इसमें क्वेश्चन की आपसे चर्चा की गई है। तो दोस्तों जो मंजिम निकाय से प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और आप अपना नोट करते रहिए। दोस्तों इससे बाहर टॉपिक से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मत उम्मीद कीजिए कि और भी कोई कर पाएगा, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ये जो सूत्र पिटक है उसका हम लोग दीघ निकाय के भी चर्चा कर चुके हैं, मंजिम निकाय की चर्चा कर चुके हैं, अंगुत्तर निकाय से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उनकी भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग लास्ट वाले 2 इसके जो निकाय हैं, सूत्र पिटक के संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो संयुक्त निकाय थे, तो दोस्तों एक ही प्रश्न अभी तक पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति अपने माता पिता पति बच्चों के प्रति पारिवारिक दायित्वों का बोध कराता है, कौन, संयुक्त निकाय का महामंगला सूत्र। तो आपको ये याद रखना है, संयुक्त निकाय का एक महामंगला सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं कि खुद्दक निकाय जो सूत्र पिटक का अंतिम अध्याय है उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम लोग विनय पिटक पे चलेंगे कि विनय पिटक के कितने भाग हैं, विनय पिटक से क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट विनय पिटक वाला पार्ट है क्योंकि बहुत क्लीन बोल्ड होने वाले क्वेश्चन निकलेंगे उसमें। तो दोस्तों खुद्दक निकाय क्या है, यह पद्यात्मक और अंतिम निकाय है। तो अंतिम निकाय देखो हम लोगों ने अभी बताया था कि दीघ निकाय का अंतिम निकाय कौन सा है, खुद्दक निकाय। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जातक किसका भाग है, तो ये आंसर होगा खुद्दक निकाय का। जातक किसका है, खुद्दक निकाय का। और जातक में दोस्तों क्या दिया है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की 550 से अधिक कथाएं दी गई हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जातक में निम्नलिखित वर्णित है, उसमें ऑप्शन होगा कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं और 4-5 आंसर और दिए होंगे। तो आपको याद रखना है कि जातक में पूर्व जन्म की कथाएं हैं और जातक खुद्दक निकाय का भाग है, खुद्दक निकाय सूत्र पिटक का निकाय है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये जातक वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कि भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह कौन सा है, तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है जातक। प्रश्न दोस्तों आपको जातक से रिलेटेड ये भी पूछा जा चुका है कि जातक कथाओं ने अपना वर्तमान आकार कब तक प्राप्त कर लिया था। तो दोस्तों आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि किस शासक के दरबार में जातक कथाओं का पुनः लिखा गया। तो दोस्तों हर्ष जो शासक हुआ उसके मतलब जातक का पुनः लेखन हुआ। तो जातक क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। और ये किसका भाग है, खुद्दक निकाय का। खुद्दक निकाय किसका भाग है, सूत्र पिटक का। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये श्रेणियों वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इसमें लोग क्लीन बोल्ड होते हैं कि जातक ग्रंथों में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। तो दोस्तों 18 आपको याद रखना है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि भरूच, पवनी, सांची, अमरावती कला और अजंता आदि का जातक कथाओं को उत्कीर्ण किया गया है। ये जातक कथा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि खुद्दक निकाय की कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। ये जो खुद्दक निकाय किसका भाग है, सूत्र पिटक का, और इससे संबंधित इसकी खुद्दक निकाय की कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 15। यानी खुद्दक निकाय के कितने पुस्तक हैं, 15। और इसमें शामिल हैं दोस्तों नेति प्रकरण, निर्देश, अपदान, विद्युवंश और चर्या पिटक। ये जो दोस्तों नेति प्रकरण है ये अभी लास्ट ईयर जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, यूपी पीजीटी का, तो वहाँ पे पूछा गया था कि नेत्र प्रकरण किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो समझिए कि आप कितने डेप्थ में क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि नेत्र प्रकरण से पूछन गया। और नेत्र प्रकरण किसका भाग है, खुद्दक निकाय का। और खुद्दक निकाय किसका है आपको पता है।
तो आपको ये भी याद रखना है कि खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों की संख्या है और उसमें ये मुख्य जो है एग्जाम में पूछी जा रही हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा कर ली है कि नेत्र प्रकरण क्या है, खुद्दक निकाय की पुस्तक है। तो आपको ये नेत्र प्रकरण तो याद ही रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोस्तों ये जो चर्या पिटक है, तो ये चर्या पिटक से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चर्या पिटक में कितनी पारमिताओं का वर्ण मिलता है, तो 10। तो ये भी चर्या पिटक से रिलेटेड याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि धम्मपद क्या है। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि धम्मपद क्या है। तो धम्मपद दोस्तों कुछ नहीं, खुद्दक निकाय में नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन है। तो आप समझ गए हैं कि जो नैतिक मोरल्स की बातें की गई हैं उनको एक तरीके से संकलन किया गया है खुद्दक निकाय में। और धम्मपद क्या है, खुद्दक निकाय में नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन है। यानी धम्मपद क्या है, खुद्दक निकाय का एक पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग इस स्लाइड में क्या क्या चर्चा की है, संयुक्त निकाय से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, खुद्दक निकाय से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हर्ष वगैरह सब आपको याद रखना है, नेत्र प्रकरण याद रखना है। और जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि थ्योरी गाथा क्या है, क्योंकि अभी आप लोग पिछली बार कंफ्यूज रहे कि थ्योरी गाथा क्या है। तो दोस्तों थ्योरी गाथा कुछ नहीं है, थ्योरी गाथा किसका भाग है, खुद्दक निकाय का। ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी यहाँ पे ये एक तो नेत्र प्रकरण है, एक निद्वेष है, अपदान है, विध्वंस है, चर्या पिटक है, उसी का एक भाग है थ्योरी गाथा। तो थ्योरी गाथा धम्मपद तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं थ्योरी गाथा। तो थ्योरी गाथा से क्या क्वेश्चन बनेगा कि थ्योरी गाथा किस निकाय का भाग है, तो आपको याद रखना है खुद्दक निकाय का एक भाग है। और दोस्तों ये थ्योरी गाथा में होता क्या है, ये कुछ नहीं है, सन्यासी स्त्रियों द्वारा संकलित प्राचीनतम रचनाएं क्या है, थ्योरी गाथा। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि थ्योरी गाथा में क्या है, जो स्त्रियां थीं सन्यासी स्त्री, उन्होंने जो संकलित रचनाएं हैं वो वही थ्योरी गाथा है। और थ्योरी गाथा किसका भाग है, खुद्दक निकाय का। और जिसमें आपको ये भी याद रखना है कि थेर गाथा में 1279 और थेरी गाथा में कितने गीतों का संग्रह है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको 73, यानी आपको याद रखना है कि थेरी गाथा क्या होता है, लड़कों से संबंधित होता है। और थेर गाथी जो थेरी गाथा होता है वो स्त्रियों से संबंधित होता है। तो आपको ये भी प्रश्न याद रखना है कि ये थेरी गाथा से ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किनके विषय में प्रचलित था कि तेविज्या, इसे तिविज्य भी कहा जाता है कि ज्ञाता थी, केवल अहर्ता की विशेषता होती है, केवल अहर्ता की विशेषता होती है। आप लोग फिर से कुछ प्रश्न याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किनके विषय में प्रचलित था कि वह तेविज्या की ज्ञाता थी, जो केवल अहर्तों को विशेषता होती थी। अहर मतलब जैनियों में जो अहर्त होते थे उनकी विशेषता होती थी। तो बौद्ध सन्यासी स्त्रियां दोस्तों उसमें एग्जाम में आंसर था। तो आप लोग ये भी याद रखना कि अहर्तों की कौन सी विशेषता थी, बौद्ध सन्यासी स्त्रियां। और सन्यासी स्त्रियों की संकलित प्राचीनतम रचनाएं क्या हैं, थेरी गाथा। थेरी गाथा में कितने गीतों का उल्लेख है, 73। अब आपको ये भी याद रखना है कि बौद्ध मत को स्वीकार करने वाली गैर भिक्षुणी महिला, एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लीन बोल्ड होते हैं लोग इसमें। बौद्ध मत को स्वीकार करने वाली गैर भिक्षुणी महिला कौन सी है, जिसने निर्माण को प्राप्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उब्री। ये लोगों से बहुत इसमें बोल्ड होंगे, उब्री का नाम याद रखना है दोस्तों आपको। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि श्रावस्ती की उपासिका, गैर भिक्षुणी, उब्री और बुद्ध के बीच का संवाद। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन सी महिला थी जो बौद्ध मत को स्वीकार करने वाली और गैर गैर भिक्षुणी थी और जिसने निर्माण भी प्राप्त किया, तो उब्री। और उब्री और बुद्ध के बीच का संवाद कहाँ है, थेरी गाथा में। और उब्री और बौद्ध, ये उब्री कहाँ की थी दोस्तों, श्रावस्ती की। तो ये भी पूछा जा सकता है उब्री किससे संबंधित है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि थेरी गाथा की प्रमुख महिलाएं कौन सी हैं। कैसे आप लोग ये थेरी गाथा तो समझ गए होंगे कि सन्यासी स्त्रियों द्वारा संकलित रचनाओं को थेरी गाथा कहते हैं। तो थेरी ये प्रमुख रचनाएं, जो प्रमुख स्त्रियां कौन कौन सी थी, तो इसमें दोस्तों आता है उब्री, मित्ता, पटाचारा और चंदा। तो ये चंदा वाला एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन आप ये सभी थेरी गाथा महिलाओं की, सन्यासी स्त्रियों को आपको ये लोकेशन याद रखना है कि कौन कहाँ से बिलोंग करती थी, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी एक बार पूछी जा चुकी है। जैसे उब्री कहाँ की थी दोस्तों, श्रावस्ती की। पटाचारा कहाँ की थी, श्रावस्ती की। मित्त कहाँ की थी, कपिलवस्तु की शाक्य महिला थी। और ये चंदा दोस्तों कहाँ की थी, ब्राह्मण युवती थी। थेरी गाथा में इसका कथा वर्णित है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें कि थेरी गाथा किसका भाग है, खुद्दक निकाय है, और थेरी गाथा क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। इस तरीके से हम लोगों का धीरे धीरे पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। और दोस्तों हो सका तो एक एक सेगमेंट से तीनों की आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं विनय पिटक पे।
तो विनय पिटक के दोस्तों कितने भाग होते हैं हम लोगों ने अभी चर्चा की थी। एक होता है पातिमोक्ष, एक होता है सूत विभंग और तीसरा होता है खंदक। तो दोस्तों पहले हम लोग चर्चा करेंगे विनय पिटक पे, फिर दोस्तों विनय पिटक के पहले भाग पातिमोक्ष पे चर्चा करेंगे, फिर सूत विभंग पे चर्चा करेंगे, फिर खंदक से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों सूत विभंग जो है दूसरा चैप्टर, ये दो भागों में बांटा गया है, एक महाविभंग और भिक्खुनी विभंग। तो ये जो महाविभंग और भिक्खुनी विभंग किसे कहते हैं, एग्जाम से क्या क्वेश्चन पूछेंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे विनय पिटक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका पोस्टमार्टम करते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप यही जान लीजिए कि बौद्ध विनय पिटक क्या होता है। तो बौद्ध संघ की स्थापना और संघ के नियमों की विवेचना किसमें की गई है, बुद्ध निकाय में। तो दोस्तों एग्जाम में क्या पूछा गया है कि संघ के नियमों की विवेचना निम्नलिखित ग्रंथ में की गई है। तो उसका आंसर तो आपको क्या लगाना है, विनय पिटक। ये भी आपको याद रखना है कि महावीर और बुद्ध के समकालीन कहाँ बताया गया है, विनय पिटक में। और ये दोस्तों ये आपको याद रखना है कि समरा सवर की कथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, टीजीटी पीजीटी। और ये जो अभी बिहार वाला हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, वहाँ में भी यही पूछी गई थी कि समरा सवर का कथा कहाँ है, तो विनय पिटक में। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो विनय पिटक के तीन भाग हैं, पातिमोक्ष, सूत विभंग और खंदक। तो पहले पातिमोक्ष पे चर्चा कर लेते हैं। तो पातिमोक्ष दोस्तों क्या है, कुछ नहीं है। पातिमोक्ष क्या है, ये है संघ के अनुशासन को तोड़े जाने पर जो लोग प्रायश्चितों की सूच दी गई है। कैसे संघ में कोई मतलब कुछ गलत काम करता है तो उसे प्रायश्चित करना होता है। तो ये प्रायश्चितों की क्या प्रायश्चित, कौन सी सजा, कौन से अनुशासन आप तोड़ेंगे तो क्या आपको सजा मिलेगी, क्या प्रायश्चित करना होगा, तो वही एक सूच दी है, उसी को ही पातिमोक्ष कहते हैं। और पातिमोक्ष किसका भाग है, विनय पिटक का। तो पातिमोक्ष किससे जुड़ा है, विनय पिटक का। अगला तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य टीका प्रस्तुत किया गया है सूत विभंग में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सूत विभंग का है। आप लोगों ने विनय पिटक के तीन भाग समझे, एक पातिमोक्ष, सूत विभंग और खंदक। तो सूत विभंग क्या है, पातिमोक्ष के नियमों पर टीका प्रस्तुत किसमें किया गया है, सूत विभंग में। अब दोस्तों विनय पिटक के बेसिकली दो भागों में और बांटा गया है, एक विभंग और स्कंदक, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों आपको ये याद रखना है, आप सूत विभंग तो समझ गए हैं आप लोग। दोस्तों पहला ये विनय पिटक के जो तीन भाग हैं, पातिमोक्ष, तो पातिमोक्ष ये समझ गए हैं कि प्रायश्चितों की सूच दी गई है। फिर दूसरा भाग है सूत विभंग, तो सूत विभंग में भी समझ गए हैं कि सूत विभंग में क्या दिया है, पातिमोक्ष के नियमों पर टीका लिखी गई है। अब सूत विभंग में जो दो भागे दिए हैं दोस्तों, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग, ये क्या है, ये भी याद रखना, कुछ नहीं है। जो महाविभंग और भिक्खुनी विभंग यही है कि बौद्ध भिक्षुओं हेतु विधि निषेध दिए गए हैं कहाँ, महाविभंग में। और भिक्षुणियों भिक्खुनी विभंग। तो आप लोग जो भिक्षुओं से उन्हें विधि नियम दिए गए हैं, जो भिक्षुओं संबंधित प्रायश्चितों के नियम एक तरीके से दिए गए हैं, वो महाविभंग में दिए गए हैं। आप ये याद रखिए कि ये आपको पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। इसमें पुरुषों से रिलेटेड दिए गए हैं महाविभंग में, स्त्रियों से रिलेटेड दिए गए हैं भिक्खुनी विभंग। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे कि विनय पिटक का जो पातिमोक्ष क्या है, दूसरा पार्ट जो सूत विभंग क्या है, सूत विभंग जो दो भागों में बांटा गया है, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग, वो भी समझ गए हैं। अब तीसरा भाग दोस्तों आता है खंदक। तो खंदक से रिलेटेड दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत क्लीन बोल्ड होने वाले क्वेश्चन निकलेंगे। अब विनय पिटक का जो तीसरा भाग है खंदका, इसे खंदक को खंदका भी कहते हैं। तो खंदका क्या है, कुछ नहीं, संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों को विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है, खंदका में। तो खंदका में क्या है दोस्तों, जो संघ के जीने के तरीके थे उसमें विधि निषेध के विस्तृत विवरण मिलता है और कुछ नहीं। खंदका को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, महावग्ग और चुल्लवग्ग। तो महावग्ग और चुल्लवग्ग क्या होते हैं, ये भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये भी दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी मेल और फीमेल अप्लाई कर देना है। तो गृहस्थ पुरुषों के लिए संघीय जीवन विधि निषेधों का वर्ण कहाँ है, विधि निषेध मतलब ये काम ना करो। तो ये गृहस्थ पुरुषों के लिए जो जहाँ वर्णित है उसे महावग्ग कहते हैं, और गृहस्थ स्त्रियों के लिए जो संघीय जीवन विधि निषेधों का वर्ण है वो चुल्लवग्ग। तो आप खंदक भी समझ गए हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना, जो खंदका का जो भाग है चुल्लवग्ग, जिसमें गृहस्थ स्त्रियों संबंधी ये नियम दिए गए हैं, ये पहली और दूसरी बौद्ध संगीत में किसमें उल्लेख मिलता है, चुल्लवग्ग में। यानी चुल्लवग्ग में ये तो आपको याद ही रखना है कि गृहस्थ स्त्रियों के लिए संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का वर्ण भी है, और चुल्लवग्ग में दोस्तों प्रथम और द्वितीय बौद्ध संविधि का उल्लेख भी है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग इस तरीके से विनय पिटक के तीनों भाग
पातिमोक्ष, सूत विभंग और खंडक समझ चुके हैं। इनके जो सब पार्ट होते हैं उनसे भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, ये भी हम लोग एक आपको ये भी याद रखना है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख कहाँ है, चुल्लुवग्ग में। ये चुल्लुवग्ग किसका पार्ट है, विनय पिटक का। और वैसे ये तो आपको ये भी याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध साहित्य में स्त्री रोग और औषधियों का विस्तृत वर्णन है, तो चुल्लुवग्ग में। आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों हम लोगों ने जो पिटक थे, 3 बेसिकली पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक के सब पार्टों पे जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। इससे बाहर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब जो अंतिम पिटक है अभिधम्म पिटक, और बहुत इंपॉर्टेंट पिटक है, तो हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। ये सब क्या है, सब धार्मिक साहित्य हैं, किसके, बौद्धों के। तो अभिधम्म पिटक दोस्तों यही पूछा जाता है कि दार्शनिक पक्ष की जानकारी किस पिटक में दी है, तो उसका आंसर होगा अभिधम्म पिटक। घटना चक्र में भी ये प्रश्न दिया गया है, ये छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। और जो बड़े बड़े एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, उनमें क्या प्रश्न बनते हैं कि कौन सा बौद्ध साहित्य प्रश्नोत्तर रूप में है, तो ये आपको आंसर लगाना अभिधम्म पिटक। ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है कि अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता कौन है, तो ये मोगलीपित तिस्स थे। आपको ये भी याद रखना है। मोगलीपित तिस्स ये किस बौद्ध समिति की अध्यक्षता की थी, जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों को नहीं पता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को पूछना भी नहीं है, पता भी नहीं है, तो हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे उन्हें वहाँ पता चलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के किस शाखा से थे। क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हीनयान। ये आपको याद रखना है कि मोगलीपुत्र तिस्स किस धर्म की शाखा थे, हीनयान। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीत में कथा वस्तु के लेखन किसने किया, तो दोस्तों ये भी मोगलीपुत्र तिस्स, जो हम लोगों की तृतीय बौद्ध सम्मित हुई। आपका आंसर तो यही मिल गया है दोस्तों। पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीत में कथा वस्तु का लेखन किसने किया, मोगलीपुत्र तिस्स ने। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, तो अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दोस्तों संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और अभिधम्म एक भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है कि अभिधम्म पिटक में कुल कितने ग्रंथ सम्मिलित हैं, दोस्तों 7। ये भी आपको याद रखना है। और ये इन 7 ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ग्रंथ है, कथावस्तु। तो हम लोगों ने अभी जो 7 भागों में अभिधम्म पिटक का बांटा था, तो आप लोग एक बार इसका स्लाइड से हम लोग अब रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो बौद्ध साहित्य को 2 भागों में बांटा है, धर्म सिद्धांत और धर्म सिद्धांतर। तो धर्म सिद्धांत में दोस्तों पाली में आते हैं, तो सबसे पहले तो पिटकी आते हैं। तो ये पिटक कौन कौन से होते हैं, आप लोग ये तो आपको इसमें क्या याद रखना है, बद्धगामिनी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने सूत पिटक की चर्चा की और दीघ निकाय से जो क्वेश्चन पूछे गए, मंजिम निकाय से जो क्वेश्चन पूछे गए, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, इन निकाय से जो जो प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा कर चुके हैं। फिर दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना कि जो प्रायश्चितों की सूची वगैरह दी गई है, पातिमोक्ष जाना, फिर सूत विभंग भी जाना, महाविभंग और भिक्खुनी विभंग किसे किसे कहते हैं ये भी जाना, खंडका किसे कहते हैं ये भी जाना, महाभग और चुल्लुवग्ग किसे कहते हैं ये भी जाना। महाभग और चुल्लुवग्ग से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी चर्चा कर चुके हैं। और अभिधम्म पिटक से भी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों इस पिटक से आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे हों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। क्योंकि कोचिंग की फ़ीस आजकल बहुत महंगी है, और उसका इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत क्वालिटी वाला मटेरियल आपको यहीं प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपकी सफलता की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें, और हम लोग बौद्ध साहित्य को 2 और वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में अन्य बौद्ध साहित्यों पर चर्चा करते हैं।